जी, हो गया। जी। तो आज हमारे रंजीत भाई का डे है और हमारे सबसे यंगर मेंटर हैं। हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं वो, हमारी मोटिवेशन है और सेल्फलेसली हमारे ग्रुप को टीच कर रहे हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो जो हमारे सीनियर मोस्ट मेंटर हैं मनोज जायसवाल सर, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो अ, वैसे ही हम थोड़ा लेट हो गए हैं, आप सभी का मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे अ, रंजीत भाई, रंजीत सर, उनको इनवाइट करता हूं और वो आए और हमें सिखाएं। वेलकम रंजीत भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का जो केस है वो एक रूमाटाइड अर्थराइटिस का केस है। और रूमाटाइड अर्थराइटिस बहुत पेनफुल और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज है ये रूमाटाइड अर्थराइटिस। तो ये केस है और मैं ये केस चाहता हूँ, डॉक्टर पंकजनी मैम है, उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से समझा है। तो इस केस को वो नरेट करेंगी तो बहुत बेहतर रहेगा। डॉक्टर पंकजनी मैम, आप इस केस को नरेट कर दीजिए जैसे आपने समझा इस केस को। ओके भाई। तो ये लेडी 45 इयर्स ओल्ड है और इसका ये रोमाटॉइड अर्थराइटिस 15 इयर्स से है। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट है, उसका हस्बैंड है, 18 इयर्स ओल्ड डॉटर है और 14 इयर्स ओल्ड सन है। उसका हस्बैंड का बिजनेस है शू शॉप का। अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। ये 15 साल से इसका प्रॉब्लम है। तो ये लेडी बोल रही है कि 15 साल से दर्द है, ठीक नहीं हुआ है और हस्बैंड का बिजनेस भी ठीक नहीं चलता है। उनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, अपना भी ठीक नहीं रहता है। क्या जिंदगी है, उससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। मैं यही सोचती हूँ, ऐसा बोल रहा है पेशेंट। फिर बच्चों को पढ़ाना है, उनका शादी कराना है, लेकिन पैसा का बहुत टेंशन है, हाथ में पैसा नहीं है। इसकी जिंदगी शुरुआत से ही टेंशन में बीता है। जब इसका शादी नहीं हुआ था और ये कुमारी जीवन में से ही ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। भाई का डेथ हो गया, फिर माँ का डेथ हो गया, फिर भाभी का डेथ हो गया। ये सब टेंशन लगा रहा है इसके लाइफ में। फिर बोल रही है कि भाभी का टेंशन है, उनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता, उनका भी तबीयत खराब है। अगर उनको कुछ हुआ तो कौन संभालेगा? ये तो शादी के पहले ये सब था। फिर बोल रही है एक लड़की का जब शादी होता है तो सोचती है पति के यहाँ जाऊंगी तो लाइफ अच्छे से बीतेगी, लेकिन इसके जीवन में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लाइफ में कुमारी जीवन से लेकर अभी तक कभी इसको खुशी नहीं मिली। ये लेडी फिर भी घर का सब काम करती है। कोई डांट दिया, कोई कुछ बोल दिया तो इसका मन दुखी हो जाता है। कोई तबीयत के बारे में कुछ बोल दिया तो भी इसका मन दुखी होता है। किसी से मन की बात बोल नहीं पाती, दिल की बात
दिल में ही रह जाती है। ऐसा कोई है नहीं किससे बोले, भाभी से क्या बोले, वो भी हंसेगी कि हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती है। इसीलिए दिल की बात दिल में रह जाती है और किसी को बता के भी कोई फायदा नहीं है। सब अगर बताएंगे तो सब हल्का नजर से देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे। फिर डॉक्टर से पूछ रही है कि सच बोलिए, ये ठीक होगा? तो ये केस है भाई। अभी मैं एनालिसिस बोलूं? नहीं नहीं, आप लास्ट में बोलेंगे। ठीक है भाई। चलो भाई, आप सब अब आ जाओ और सब पार्टिसिपेट करो, इस केस को अंडरस्टैंड करो। मैंने इसका वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में आप उसके टोन को, उसके जो टोन है ना, उसको आप महसूस कर सकते हो कि इसका दुख क्या है, उसको आप महसूस कर सकते हो। तो अपने अपना एनालिसिस, एवोल्यूशन सब रखो ताकि सब लोग समझ पाए। एक एक करके सब अपनी बात रखो। चलो पंकज सर, आप बताओ। सर बेसिकली सर ये लेडी मुझे बहुत ज्यादा दुखी लगी सर, क्योंकि इसको काफी टाइम से, जैसे मतलब कि इसकी जो ब्रदर थे वो, उनकी डेथ हो गई थी, की डेथ हो गई। इस बात को ये मतलब कि किसी के साथ में भी नहीं कर पा रही थी, दुख बना रही थी इस चीज की बहुत ज्यादा। और इसको सर दूसरे रिलेशंस का भी बहुत केयर है, बहुत ध्यान देती है अपने जो है भाग वगैरह है उसका बहुत ध्यान रखती है। तो केयरिंग है कुल। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये अभी कोई भी हो के साथ शेयर नहीं कर सकती, जो अपना दुख है ये। और अंदर मतलब थॉट्स भी आते हैं कि मुझे तो पंकज अच्छा सर, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। पंकज सर, आप लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। नेक्स्ट संगीता, संगीता बहन, आप अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए। पंकज सर आज भी ड्राइविंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, साउंड आ रही है पीछे से। डॉक्टर संगीता मैम। हाँ बोल रही हूँ, हाँ बोल रही हूँ भाई। मुझे लगा कि ये बहुत सारा दुख लेके चल रही है जिंदगी में, शुरू से अभी तक काफी सारे डेथ्स घर में देखी है, बहुत सारा दुख है, ग्रीफ है उसको, अपने जो सिचुएशन है। लेकिन उसको एक आशा थी, अपेक्षा थी कि शादी के बाद ये सारा बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और शादी के बाद विद इन 1 ईयर उसके हस्बैंड को कुछ हेड का ट्यूमर शायद निकला, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई लाइफ में। उसको भी अर्थराइटिस तभी शुरू हुआ। मतलब मुझे लगता है फर्स्ट इस केस में इम्पोर्टेंट है वो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसका डायरेक्ट प्रोड्यूशन टाइम लाइन के साथ हमें मिलता है। फिर दूसरा है उसका इम्पोर्टेंट कहना कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना फाइनेंशियली, ना हेल्थ वाइज, हस्बैंड का हेल्थ, खुद का हेल्थ, कुछ भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम मर जाए। सो ये लगा मुझे बहुत ज्यादा डिस्पेयर में है और खुद को बहुत मिजरेबल फील कर रही है। तो दूसरा भी रुब्रिक मेरे दिमाग में आया था, डिस्पेयर, एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल।
फिर वो बोल रही है कि उसको खुद को मतलब इतनी सारी सिचुएशंस अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट फील भी आया है इसमें, बहुत अनहैप्पी है अपने लाइफ में, लेकिन इस सबको वो कैसे रिएक्ट कर रही है ना, तो वो बहुत ज्यादा शांति से रिजर्व है, किसी से शेयर नहीं कर रही है, सिक्रेटिव है। मतलब इतने सारे दुख होके, इतने प्रॉब्लम होके वो अपनी सगी बहन या भाभी को भी नहीं बता रही है, क्योंकि उसको लगता है वो लोग मुझे उतरा हुआ देखेंगे या नीचे देखेंगे या मतलब हंसेंगे मुझ पर। लेकिन ये जो फील है, ये बहुत मुझे ऐसे लगा कि मतलब मेरी इमेज अपने नजर में कुछ अच्छी है, उनको वो नीचे गिरा देंगे अगर मेरी प्रॉब्लम्स वीकनेसेस उनको पता चली तो। मतलब ये मुझे लगा बहुत ज्यादा डिग्निफाइड है, सेंसिटिव। लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे डिसीज के बारे में, मेरे कंडीशन के बारे में, जो भी बोलेंगे वो बहुत ज्यादा इनडिग्निफाइड डिग्निफाइड फील कराएगा मुझे, या मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये सब सुन के। तो मैं सेंसिटिव हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं उसके लिए। तो मुझे लगा ये बहुत डिग्निफाइड लेडी है, who is very sensitive to the opinion of others and who is sensitive to the criticism। और फिर वो रोती भी नहीं है किसी के सामने, क्योंकि अगेन वही सवाल आता है कि मैं किसी को अपना वीक पॉइंट नहीं दिखाना चाहती, मैं मेरा क्यों लोगों को बोलूं, कोई समझेगा तो नहीं मुझे। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना अंदर ही रो लूं, मैं अपने आप ही रो लूं जब मैं अकेली हूँ। तो मतलब उसको अंदर से बहुत ज्यादा मिजरेबल और रेचेड फीलिंग है, जो वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत डिग्निफाइड लेडी है और वो डिग्निटी सेव करने के लिए वो सिक्योरिटी और रिजर्व्ड है। बहुत ज्यादा ग्रीफ है अंदर, बट वो साइलेंट है, एक्सप्रेस नहीं कर पाती है किसी को भी। किसको बताओ, कोई नहीं है बताने जैसे, ऐसे उसका है। और उसको कंटिन्यूअस थॉट्स दिमाग में है कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आगे जाके कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, एजुकेशन, मैरिज, ये सब कैसे होगा। मतलब पैसे की भी चिंता है, लेकिन पैसा वो फ्यूचर के लिए, मतलब पैसा एज अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस उसके लाइफ में पैसे का ही पड़ा है, ऐसा नहीं लगा कहीं भी। मुझे लगा कि शी इज एब्सॉर्ब्ड इन हर व्हाट वुड बिकम ऑफ हर। ये जो है रूब्रिक, ये सब लेके मैं नेटर मोड तक पहुंची। थैंक यू सो ओके, मच। वेरी नाइस। नेक्स्ट डॉक्टर पंकजनी मैम। हेलो। जी जी, बताएं। हाँ, ये लेडी के जीवन में तो हम देखे तो शुरू से अभी तक ये बोल रही है कि दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन है। जब ये मायके में थी, इसकी शादी नहीं हुई थी, तो माँ का डेथ हो गया, फिर भाई का डेथ हो गया, भाभी का डेथ हो गया, बहन का डेथ हो गया। और ये सोची थी कि पति के यहाँ जाऊंगी तो वहां पर अच्छे से लाइफ बीतेगी, लेकिन यहाँ भी देखा तो हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। इसीलिए पहले तो इसको डिसअपॉइंट हुआ और फिर ये लाइफ से डेस्पेयर हो गया। इसको बच्चों की चिंता है, फाइनेंशियल चिंता है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों का शादी करना है। फिर भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको कुछ हुआ तो कौन संभालेगा, ये चिंता भी इसको है। तो सभी के लिए इसकी चिंता है। तो मैंने यहाँ सोचा कि इसको बेसिक नीड में इसका प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मैंने रूब्रिक लिया एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज एंजाइटी, हेल्थ अबाउट एंजाइटी, others for anxiety, money matters about despair, life of। फिर
इसको कोई उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो दुख होती है। ये सब बातें ये किसी को बोल नहीं पाती है। बोल रही है कि भाभी को बोलूंगी तो भाभी हंसेगी, बोलेगी हमेशा गरीबी की रोना रोती रहती है। तो लगता है ये लेडी सेंसिटिव है ओपिनियन के लिए। तो यहाँ पर रूब्रिक न्यास सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स टू द। फिर बोल रही है कि ये पूछ रही है डॉक्टर से कि सच बोलिए ये ठीक होगा। तो यहाँ पर रूब्रिक लिया लाइट डिजायर फॉर। और ये बोल रही है कि किसी को बात बता के भी कोई फायदा नहीं। अगर बताएंगे तो सभी हल्का नजर से देखेंगे और मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए मन की बात किसी से बोल नहीं पाती हूँ और दिल की बात दिल में ही रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने रूब्रिक लिया फियर लाफ्ड एट एंड मॉक्ड एट बीइंग, और रेमेडी आया कैलकेरिया कार्प। गुड। नेक्स्ट। बहुत अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर पूनम मैम। सब कुछ तो बोल दिया पंकजनी मैम ने, कुछ नहीं छोड़ा। बहुत अच्छा एनालिसिस अपना भी किया। अंडरस्टैंडिंग दो, बहुत जबरदस्त दिया। जेरोक्स ही करूंगी, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। मैम ने बहुत अच्छा बोला। मेरा भी ज्यादा जो थॉट प्रोसेस है कलकेरिया की तरफ ही जा रहा है, बिकॉज शी इज डाउटफुल रिकवरी के लिए, और आपसे पूछ रही है वो लेकिन कि लेकिन लेकिन सुनो, ये केस रूमाटॉइड आर्थराइटिस का है, बहुत पेनफुल है। 7 साल एलोपैथी खा चुके हैं, 7 साल होम्योपैथी भी खा चुकी है। उसके ओके बाद हमारे पास आया था। राइट, हाँ जी, बहुत पेन था। ये विदाउट पेन किलर के ये इनका पेन मैनेज नहीं होता था। और आफ्टर सिमिलिमम इनका 1 मंथ में 30% पेन कम हुआ था। सेकेंड मंथ में दोबारा फिर पेन आया था। और इसका मैनेजमेंट पार्ट बताएंगे, लेकिन इसका आफ्टर सिमिलिमम देने के बाद इनका इस तरह करके बीमारी हटते चला गया कि टोटल 18 मंथ मैंने इनको मेडिसिन चलाई है, 1.5 साल। और ये अभी 2 साल हो गए मेडिसिन क्लोज किए हुए, बंद किए हुए, कंप्लीटली फाइन है। इसके बहुत सारे जॉइंट जो है सो डिस्टॉर्टेड हो गए थे, उंगलियां वगैरह डिस्टॉर्टेड हो गए थे, वो सारे नॉर्मल हो गए। ओके तो मेडिसिन इज कलकेरिया ठीक कार्प, है। मेडिसिन यही थोड़ा है। सा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए। क्योंकि देखो ना, कलकेरिया कार्प अगर हम पीरियोडिक टेबल से भी देखें तो ये एक नहीं, अपने आप माइंड में रेमेडी लेकर के नहीं सोचिए ना, केस को अंडरस्टैंड करिए, केस को हाँ जी, फील हाँ जी, करिए। हाँ जी, मैं बस एक दो लाइन ही यही बोलूंगी अदर देन पंकजनी मैम, कि जैसे ये क्या है ना, ये अपने आईपीआर से सपोर्ट मांगती है। शादी से पहले भी वो उसको एक्सपेक्टेशंस थी कि अपने बहन भाई से जो एक सपोर्ट होना चाहिए लाइफ में, वो भी उसको नहीं मिला। और इधर आफ्टर मैरिज भी जो एक आईपीआर और हस्बैंड से जो एक चाहिए होता है कि एक स्टेडी लाइफ वो जी सके, वो भी उसको लैकिंग है। तो मेडिसिन तो इस तरह की है, डिपेंडेंट टाइप, डिपेंडेंट ऑन आईपीआर, ये फील आया उसका। फिर उसने ये शी इज सही है, डाउटफुल, शी इज डाउटफुल ये परफेक्ट अबाउट हर पॉइंट है। रिकवरी। हाँ जी, हाँ, और वो डाउटफुल है रिकवरी के टुवर्ड्स, थोड़ी इनडिफरेंट भी हो गई है क्योंकि काफी साल हो गए हैं उसकी सिकनेस को, तो वो उसको विश्वास भी नहीं है कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगी। और आपसे वो उसने आपसे लास्ट में आपसे पूछा कि सच्ची बताओ क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, मीन्स मन में कहीं ना कहीं उसको होपफुल नहीं है वो अपनी रिकवरी के लिए। ये एक पॉइंट लगा। ओवरऑल मेरे को भी कलकेरिया का ही फील आया था, मैंने डाला था एनालिसिस अपना। मुझे जब इस केस में मैं जब एक बात बोलूं रिजल्ट भाई? मिला था ना, जी जी दीदी।
हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डिस्पेयर ऑफ रिकवरी जो बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल पूरे केस में फील वो नहीं देती है एंड में, सिर्फ क्योंकि इतना सारा साल ट्रीटमेंट लिया है और इरिवर्सिबल पैथोलॉजी मालूम है रुमेटॉइड का, तो इतना पूछना वाजिब है। उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया है बिल्कुल भी, इसलिए मुझे लगता है ये रूब्रिक नहीं आ सकता। और दूसरा, इंडिफरेंस का, पूरे केस में इंडिफरेंस उसने बोला नहीं है कहीं भी, ना सपोर्ट मुझे जरूरत है ये भी एक बार भी बोला है उसने। हाँ, यही चीज तो मैं बताऊंगा अपने एनालिसिस में। ठीक है। नहीं, इसमें कि क्या है ना मैं कि हाँ जी, 1 मिनट में ये मैं बोलूं, कुछ लेकिन उसका जो कंटेंट है, जो वो उसकी बातों का कंटेंट है, आपने जब उसका पूछा कि आपकी लाइफ की क्या हिस्ट्री है, शी स्टार्टेड फ्रॉम हर आईपीआर बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, तो वो मतलब अपने आप में ही डिस्क्राइब करती है कि कहीं ना कहीं उसके लिए एक फैमिली होती है, सपोर्ट। मतलब वो वर्ड नहीं यूज करेगी कि मेरे को सपोर्ट चाहिए, लेकिन उसकी बातों का नहीं, कंटेंट जो है आपका वो तो बात सही बताता है, है ना। इसलिए आपकी बातें सही है, मैं बताऊंगा लास्ट में। ओके। जी, मोहम्मदी मैम जी भाई, एक्चुअली बोलिए। ये लेडी, यस, ये लेडी जो है मेरे को बहुत ही सारा डिपेंडेंट ही दिखी। पहले शादी से पहले भी डिपेंडेंट थी कि पेरेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा वगैरह, और उसके एक्सपेक्टेशंस थे कि शादी के बाद उसको मिलेगा। एक सेल्फिशनेस था उसके अंदर के, मतलब शादी के बाद उसको कुछ चाहिए। तो फिर वो शादी के बाद भी नहीं मिला उसको, तो थोड़ा वो उसी के बाद से वो उसका बीमारी चालू है, डिप्रेशन में है वो सब। ओके। और और डाउटफुल तो है ही रिकवरी को लेके, डेथ डिजायर भी कर रही है वो कि मेरे को मर जाना चाहिए, ओके, बहुत ज्यादा डिस्पेयर है। चलो बढ़िया है, मस्त। डॉक्टर धीरेन्द्र भाई आ जाओ, अपनी एनालिसिस बताओ। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ऐसा है कि वो ये लेडी एक दुख की आत्मा, ये दुख इसको मतलब मायके से ससुराल तक दुख ही दुख मिला है, भी मतलब सुख नहीं मिल पाए। शादी के बाद जो एक्सपेक्टेशन ससुराल जाने के अच्छा होगा, लेकिन यहाँ भी पैसे का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, बच्चों का टेंशन, ये टेंशन को चल रही है। और अपना तो किसी से कह भी सकती की, और कहती भी नहीं है कि मत उड़ाएंगे तो क्या फायदा। तो ये अब मन में ही तकलीफ रखती है। और इसी तरह मतलब आपका आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है। चलो डॉक्टर निशा, डॉक्टर नेहा बहन, आप सब आ जाओ। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है तो आवाज आ रही है। अभी ठीक है, आपका ठीक है। तो ये लेडी लॉन्ग पीरियड से ग्रीफ में है और बार बार इसे अपने जो इसके डेड फैमिली है, इसके मदर है, इसके बहन और भाई, तो उनको याद करती रहती है। और जब ये ससुराल में आई तो वहां पे इसके हस्बैंड भी बीमार रहते हैं और फैमिली जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। तो ये बच्चों की स्टडी के लिए चिंतित है कि पैसे नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, और इसी चिंता से ये बहुत परेशान है।
तो मैंने इसके लिए एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर लिया है, क्योंकि उनका बिजनेस जो है स्टॉप हो गया है। और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। एंड देन ये डिस्करेज्ड है, हेल्पलेसनेस फीलिंग में है और यील्डिंग डिस्पोजिशन में है। बस इतना ही कहना है। डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा बहन। हेलो, आवाज आ जी रही है सर? बताएं। हाँ आ रही है। हाँ सर, मुझे इसमें ऐसे लगा कि पेशेंट को सबकी चिंता भी, मतलब लव फॉर फैमिली है उसमें, और उसकी खुद की भी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, पहले शादी से पहले थी, तो वहाँ पे कुछ उसकी इच्छाएं, ख्वाब कुछ पूरे नहीं हुए। उसे लगा कि शादी के बाद कुछ पूरे होंगे, कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ तो और उसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मतलब लाइफ पहले से भी ज़्यादा ग्रीफ वाली हो गई। उसकी वजह से उसको डिस्पेयर, होपलेस, ऐसा समझ में आया सर। जी, और क्या रेमेडी देंगे आप? दिल्ली जा रही है ना? हेलो, बोले क्या रेमेडी देंगे आप? हाँ सर ऐसे कैलकेरिया कार्ब दिमाग में आ रहा था, 8008 लेकिन अभी 8 पूरी तरह कंफर्म नहीं है। हाँ। ओके, डॉक्टर दीपल बहन है क्या? हेलो सर। जी बताओ। हाँ, ये लेडी मुझे मतलब बेचारी वाला फीलिंग आ रहा है कि वो इतने साल से तकलीफ में है, अपने आप को लाचार महसूस कर रही है, बच्चों की भी उसको बहुत चिंता है, और पूरी लाइफ इसकी दुख में ही गई है, कहीं उसको सुख दिखाई नहीं दे रहा है, और वो ऐसा फील हो रहा है कि ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा। वो डिस्पेयर अबाउट मिजरेबल एक्सिस्टेंस, मुझे सेपिया जैसा लग रहा है ये। ओके, चलो डॉक्टर वीना पवार, आ जाओ बहन आप। चलो, अब कोई है जो अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे या मैं करूं? सर गुड इवनिंग सर। सर आओ। ये जो जी सर ये जो पेशेंट है, तो वो ऐसे कि वो उनका लाइफ तो बहुत स्ट्रगलफुल गया कि अब इसके बाद डेथ, ये वो ऐसे उनको ससुराल में भी वैसे कुछ खुशी नहीं मिला। तो वो एक्चुअली क्या है कि वो चाहते हैं कि वो सबको खुश रखे, लेकिन अभी उसको वैसे रेसिप्रोकेशन वैसे नहीं मिला कि वो ऐसे, इसीलिए वो एक पूरा एक डेस्पेयर में चली गई। और वो एक पैथेटिक, मतलब उनका जो सिचुएशन है, अगर कैलकेरिया कार्प होता, मतलब मुझे जैसे फील हुआ कैलकेरिया कार्प होता, तो वो ऐसे नहीं बताते कि मुझे ये, मतलब वो उसका जो सिचुएशन है वो ऐसे नहीं बताते कि वो हमेशा प्रोटेक्शन में रहती। और वो क्या है कि वो ऐसे इतना ये करके नहीं बताएगी। क्या है, वो जो है ना उनका पेरेंटियल का जो ये रहता है ओस्टिएटेशन, मतलब उनका जो वो पेरेंट्स का जो रहता है ना, उसको वो उसका गरिमा वो सब दिखाते हैं ना कैलकेरिया कार्प से। लेकिन मुझे वो इतना जो जैसे बोल रहे कि जैसे मिजरेबल कंडीशन है, वो डिस्पेयर हो गई है, वैसे इतना नहीं बताएगी। मुझे ऐसे लगा कि मुझे वैसे सेपिया का फील आया, मतलब वो अभी एक पैथेटिक कंडीशन में है, उसका सिचुएशन क्या है, वो डिस्पेयर हो गई, उसका मतलब एक मिजरेबल स्टेट में है बोल के, इसीलिए मुझे सेपिया का फील आया।
थैंक यू सर। नमस्ते मनोज सर, आपका ही मैं इंतजार कर रहा था। डॉक्टर भारती बहन, आप कुछ बोलेंगे? तो मैंने पढ़ा केस, लेकिन ना सुनना भी चाहिए मुझे, मेरा केस सुनना रह गया क्योंकि अभी मैं सुन रही थी। डॉक्टर मीरा बहन, आपने जो अंडरस्टैंडिंग दिया ना वो एप्रिसिएटेड है, बहुत जबरदस्त दिया है। डॉक्टर अफसाना बहन, मैं आप सबकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए समझता हूँ ना क्योंकि आप सबका जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, सबका अंडरस्टैंडिंग समझेंगे तो उसके बाद या जब इस केस की एनालिसिस समझेंगे ना तो सीधा दिमाग में फिट होगा और सब सीखेंगे। सबका अंडरस्टैंडिंग से एक नई चीजें हमें सीखने मिलता है, मुझे भी सीखने मिलता है। डॉक्टर अफसाना बहन, और कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे? डॉक्टर योगेश उपाध्याय सर। मैं तो सर ज्यादा आगे नहीं जा पाया, मैं तो बेम्बी तक रह गया। देखिए ओके, डॉक्टर स्वाति देश पांडे सर। डॉक्टर हंसी बहन। हेलो। आपने भी मस्त अंडरस्टैंडिंग दिया है, आप बताओ अपनी अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, मुझे इसका ये लगा कि ये पहले से बहुत ही दुख में थी, जो पहले घर में डेथ वगैरह हुई है, तो इसको ऐसा लगा कि एटलीस्ट शादी के बाद तो उसका ठीक होगा, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन शादी हो जाने के बाद उसके हस्बैंड का बिजनेस भी अच्छे से नहीं चला, ये बीमारी का भी प्रॉब्लम हो गया, तो वो पूरी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट, डिसकंटेंटेड लगी मुझे। एक लास्ट में उन्होंने ये बोला था कि उसको लाइफ में बहुत बहुत कुछ करना था लेकिन वो कर नहीं पाई, तो मुझे ये ज्यादा इग्नेशिया का फील लगा सबसे पहले। बट रुब्रिक वाइज गई तो नाइट मूर आ रहा है मेरा। ओके, बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त। कोई और? अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें सर, आप सब, जिसको जिसको अंडरस्टैंडिंग, इस केस को जिसने समझा है। मैं अपनी एनालिसिस दे दूं? हाँ जी सर, बताइए। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने नेट्रम म्यूर कहा, ये केस नेट्रम म्यूर का है। और सबसे पहले इसको नेट्रम म्यूर मैंने 30, 200 और 1M ये 3 पोटेंसी दी थी। फर्स्ट इसको नेट्रम म्यूर 30 के एवरी नाइट में मैंने एक डोज लेने के लिए कहा था 7 दिन के लिए, और साथ में एसिड भी दिया था, एसिड भी वो कंटिन्यू रखने बोला था। 7 दिन ऐसे नेट्रम म्यूर 30 का डोज चला, उसके बाद इनका पेन जो है थोड़ा रिलीफ हो गया, फिर मैंने एसिड को कंटिन्यू किया। नेक्स्ट आगे जा करके 15 दिन के बाद इनका पेन फिर से सीवियर आया, फिर से मैंने नेट्रम म्यूर 30 कंटिन्यू किया, लेकिन ये 1 मंथ के बाद इनका 30 काम नहीं करने लगा, तो फिर मैंने 200 दिया, और 200 देने के बाद इसका पेट
कुछ कम रहा, लेकिन बीच में ठंड का मौसम आया तो उस समय पेन इनका काफी बढ़ गया। तो फिर मैंने इनको नेट्राम्योर LM पोटेंसी स्टार्ट किया और LM पोटेंसी 0/1 दिया 1 मंथ कंटिन्यू, 1 डोज नाइट में। और 1 मंथ के बाद फिर इनको SL दिया और कंटिन्यू SL पे रखा। 3 मंथ SL पे रही वो, उसके बाद फिर से इसको पेन रिकर हुआ। उसके बाद मैंने इसको नेट्राम्योर 0/3 स्टार्ट किया। फिर इसको कंटिन्यू 1 मंथ डोज दिए, फिर इसको SL पे रखा। फिर जब दोबारा पेन आया तो फिर मैंने नेट्राम्योर 0/5 किया, फिर इसको SL पे रखा और उसके बाद इस तरह चलते चलते मैंने इसको टोटल नेट्राम्योर 0/9 तक गया और उसके बाद मेडिसिन स्टॉप कर दिया। लास्ट में SL इनको करीब 4 महीने चली थी, उसके बाद इसका मेडिसिन कंप्लीटली स्टॉप कर दिया और इसको बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसको कोई भी पेन नहीं है और काफी बेहतर है। और उन्होंने मुझे काफी पेशेंट भी भेजे हैं और उनके भेजे हुए 2 आर्थराइटिस के केसेस वो भी बहुत अच्छा सॉल्व हुआ है, मैं प्रेजेंट करूंगा। वो सब रेयर रेमेडी का केस है। तो अभी इस केस को समझते हैं कि इस केस में हमने क्या समझा था और क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी। और इस केस में थोड़ा मैंने डीपली सोचा था। देखिए, मैं आप सबको पता है केस लेना एक आर्ट है। अगर हम वो आर्ट को सीख जाते हैं ना तो फिर क्या है ना कि हम उन चीजों को एहसास कर सकते हैं। पेशेंट भी अपने पास बात रखता है। वो 1 मिनट। तो ये जो पेशेंट था, देखो फर्स्ट टाइम हमने बात की और फर्स्ट टाइम में ही मैंने जो बातें रखी उससे वो सारी बातें बताई। तो होता क्या है ना, डॉक्टर लियाकत सर मेरे गुरु हैं, उन्होंने ये बातें बार बार सिखाई। अपने अंदर एम्पैथी लाओ, एम्पैथी इज मंत्र, डॉक्टर लियाकत सर। तो एम्पैथी जब एम्पैथी क्या होता है ना कि मैं हमेशा सोचता था कि एम्पैथी क्या है। एम्पैथी वो महसूस है, वो मतलब आप एम्पैथी से सामने वाला का जो महसूस करता है ना, आप उसको महसूस कर सकते हो। सिंपैथी और एम्पैथी में मैंने ये फर्क पाया कि सिंपैथी में हम एक दया करते हैं, लेकिन एम्पैथी में हम सामने वाला को कहते तुम चलो मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। हम उस पर तरस नहीं खाते, बल्कि हम उसकी भावना को समझते हैं, उसकी भावना को उसके जगह रख के उसको अंडरस्टैंड करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझा था एम्पैथी का, जैसे धनुर्धर अर्जुन थे और भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महाराज के पीछे में बैठ करके वो सारा क्या कर रहे थे, उसको संभाल रहे थे, उसको एम्पैथी दे रहे थे। वो एम्पैथी जो देता है ना, वो आपकी भावनाओं को वो समझ सकता है। ठीक है, तो जब हम कभी केस लेते हैं ना, तो अपने आप को भी हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव रखना चाहिए। खास करके जब ऐसा कोई केस हो ना, तो हमें खुद भी सेंसिटिव होना चाहिए। तो वो एम्पैथी के अनुसार से मैंने वो अपने अंदर डेवलप किया। अभी बहुत डेवलप और करना है। तो वो केस लिया। तो देखो, मैंने इस केस को तुरंत मेडिसिन नहीं दिया था, 3 दिन टाइम लिया और इसको बार बार मैंने सुना और महसूस किया कि ये लेडी क्या कह रही है। तो ये लेडी ने एक बात बोला, देखो
7 साल इसने एलोपैथी खाई, 7 साल इसने होम्योपैथी मेडिसिन खाई, उसके बाद भी मेरे पास होम्योपैथ लेने आई। सोचो कि उसका ये पेन कितना है और वो लेडी को क्या होप रह गया है लाइफ में। ठीक है, तो उसने एक बात बोली। क्या बोली? उसने एक बात बोली कि 15 साल से दिक्कत है, दर्द है, दवा खाती हूं पर ठीक नहीं होता है, केवल पेन में रिलीफ रहता है। कैसी जिंदगी है मेरी। मैं भी लाचार हूँ, मेरा हस्बैंड भी लाचार है ना, उनको भी बहुत तरह से बीमारी रहता है, उनका बिजनेस भी ठीक नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत कम। तो ऐसी एक दयनीय कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन में जीने से अच्छा है मर जाए तो ठीक रहता। देखो क्या क्या बात बोली है इसने। और इसने क्या बोला, ये दर्द सहते सहते अब क्या पता है कि ये ठीक हो जाए, और इतना दर्द रहेगा, और सब कुछ जब जो दिख रहा है वो कंडीशन कहीं से भी होप दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे तो जी के क्या करेंगे। ये चीज महसूस करने वाली चीज थी, और इसी चीज को मैंने सबसे पहला कंसिडर किया था, और ये रूब्रिक मैंने सीखा था डॉक्टर मनोज सर से। ये था डिस्पेयर, मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट, और डिस्पेयर पेन विद। ठीक है, डॉक्टर मीरा ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सीपिया पे गए। इसमें 4 रेमेडी है, रूटा है, कार्सिनोसिन है, नेट्राम्यूर है, सीपिया है, 4 रेमेडी है। डिस्पेयर पेन विद, ठीक है, दर्द इसको वो क्या है, उसका होप ही नहीं है अब, इतना वो दर्द सह चुकी है। ठीक है, तो एक होप खत्म हो गया है, डिस्पेयर पेन विद। ठीक है, तो ये चीज जो है मैं समझ गया कि ये चीज तो कंफर्म है इसका। नेक्स्ट इसने क्या बोला कि जब शादी करके हम आते हैं, और इसका जो पेन भी है तो कब शुरू हुआ था, शादी के 1 साल बाद शुरू हुआ था। तो इस लेडी ने सोच के आया था कि पिता के घर तो हम तो बहुत असहाय थे, ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ भी वही दिक्कत झेलेंगे, ये इसने नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ आई तो यहाँ भी वही दुख रहा जो इसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये इसका एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये सारा चीज को वो अनफॉर्चुनेट फील कर रही थी, अपना बदकिस्मत फील कर रही थी, उसमें खुश नहीं थी, डिसकंटेंट थी, है ना, ये चीज था। और ओवरऑल ये क्या फील कर रही थी कि जैसे घर का जो काम रहता है, घर का जो भी रहता है, वो सारा जो ड्यूटी रहता है ना, ये अपने फर्ज से नहीं भागती थी, जो ड्यूटी रहता था वो पूरा करती थी। लेकिन इसका मेन टेंशन क्या था कि इसके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। बेटी बड़ी है, बेटी 20 साल की हो गई है। अब उसकी शादी का टाइम आएगा, बेटा पढ़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो जिस तरह सबने जो एंजाइटी मनी मैटर लिया ना, ठीक है, लेकिन ये जो है ना एंजाइटी फ्यूचर अबाउट था। और क्या था, कंस्टेंट तो उसी चीज के बारे में सोच रही थी ना, क्या होगा हमारे फ्यूचर में, हमारा भविष्य कैसे होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो ये था एब्जॉर्ब बिकम व्हाट वुड हैज बिकम, इसका फ्यूचर में क्या होगा। कंस्टेंट फ्यूचर में एब्जॉर्ब है कि हमारे आने वाला जो दिन होगा वो क्या होगा। ठीक है, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। उसके बाद क्या था, ये जो लेडी है कितनी डिग्निफाइड है, वो चीज देखो कितनी डिग्निफाइड है,
खुद को एक गरिमा वाला लेडी महसूस करती है ना, अपने भाभी को नहीं बताती और किसी को नहीं बताती, कि अगर बताएंगे तो उन लोग तो हेल्प करेंगे नहीं, उन लोग तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो उससे अच्छा बोल के क्या फायदा है, अपना दर्द झूठ मूठ के बताओ और अपना इज्जत कम करो। ये उसका एक डिग्निफाइड पर्सनैलिटी था। डिग्निफाइड पर्सनैलिटी जो ना एवरी कंडीशन में अपनी जो गरिमा होती है ना, अपनी जो इज्जत, अपनी जो प्रतिष्ठा होती है ना, वो हर कंडीशन में बना के रखता है। ठीक है, वो गिरने नहीं देता। और क्या था कि मतलब सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग क्या कहेंगे। और क्या था कि मतलब कितना सेक्रेटिव है ना। देखो आप लोगों ने पकड़ा ना कि डॉक्टर के सामने फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोलती, ठीक है, लेकिन आप ये महसूस करो कि अगर कोई ऐसा बंदा अगर मिल जाए, ठीक है, नेट्रम्यूर सेमलेस इन बेड होती है, ठीक है, सेमलेस इन बेड होती है, जहां उसको कंफर्ट मिलता है ना वहां वो सेमलेस हो जाती है। तो क्या है, हमने जिस तरह उनके सामने बात रखी, हमने जिस तरह से बात किया, आपने, अब आप वो चीज सुनो, महसूस करो कि हमने किस तरह से केस लिया इनको, उसको किस तरह महसूस कराया। तो वो देखो, वो एम्पैथी के चलते वो सारी बातें बोल दी। अगर ये लेडी, रंजीत सर एक चीज बोलूं जी, अगर हम नेट्रमूर तक नहीं पहुंचे ना आज आपके केस में, उसके कारण आप हो। आप इतना घुस चुके थे आप उस पेशेंट में इतना मैंने 2-3 बार सुना, और आप एक सार हो गए थे पेशेंट के साथ, इतनी एम्पैथी थी। वही मेरे को लगा कि ये क्या हो गया रंजीत सर को, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा पेशेंट और डॉक्टर में। और अगर हम हाँ, यही एम्पैथी है, नहीं नेट्रमूर तक नहीं पहुंचे ना, वो बिकॉज ऑफ योर दैट थिंग एम्पैथी। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे कलकेरिया पर ये जो है, इसका देखो कितना सेक्रेटिव है कि यार अपनी भाभी है तो उसको तो बोल सकती है ना कि हाँ मेरे साथ ये तकलीफ हो रही है, बोल सकती है ना, बता सकती है, लेकिन नहीं बताती। ये सेक्रेटिवनेस है इसका। और क्या था आगे इसका, इसके लाइफ में बहुत सारे मौतें हुई थी, भाई की, भाभी की, ये वो बहुत सारे मौतें हुई थी। ये भी इसका दुख था, ये भी इसके एलिमेंट्स थे, है ना। और लास्ट में इसने जो बात बोली थी ना, वो लाइट डिजायर था कि आप सच बताओ। इसने इस बात पे जोर दिया था, सच बताओ मैं ठीक हो जाऊंगी ना। ये लाइट डिजायर था। तो ये नेट्रम्यूर था और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और सच में होम्योपैथी दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतना लाइफ चेंजिंग हमने रिजल्ट देखे हैं ना। मैं आगे आने वाले दिन में और भी पैथोलॉजी वाले केसेस प्रेजेंट करूंगा। ये जो पैथोलॉजी हम जो ये जो केसेस देखे ना, जो लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया है, लाइफ में जो दुख था ना वो खुशियों में बदल गया है आफ्टर सिमिलीमम। तो मैं दिल से होम्योपैथी को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं अपना जीवन को बहुत ही एक किस्मत वाला मानता हूँ कि मैं होम्योपैथ हूँ और मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि इससे कई लोगों की लाइफ में वो रियल जो एक खुशी होती है ना, एक रियल आनंद जो होता है ना, वो मिला है। और अब मैं नेट्रम्यूर के बारे में अगर बताऊं तो हम सब जानते हैं कि नेट्रम्यूर बहुत ज्यादा रिजॉल्व है, बहुत ज्यादा सेक्रेटिव है ना। अगर पीरियोडिक टेबल के अनुसार से देखें तो ये, एक मिनट, पीरियोडिक टेबल के अनुसार से ये 3rd रो की रेमेडी है और 1st कॉलम है। तो आप सब जानते हो कि 1st कॉलम इज डिपेंडेंसी, है ना, और 3rd रो जो है वो है नरिशमेंट, नर्चरिंग का इशू, है ना। तो नर्चरिंग, जहां पर नर्चरिंग किया जाता है, नर्चर होती है, नर्चर करता है
और म्यूर एलिमेंट आप जानते ही हैं जो मदर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप सब जो पकड़े ना नेट्रोम्यूर की डिपेंडेंसी, तो आप सब जो कल्केरिया कार्ब की डिपेंडेंसी पकड़ रहे थे ना, वो नेट्रोम्यूर की डिपेंडेंसी थी, ठीक है। नेट्रोम्यूर भी डिपेंडेंट ही होता है, इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है वो। तो नेट्रोम्यूर बहुत ज्यादा रिजॉर्व्ड रहता है, मैंने जो पढ़ा है, बहुत ज्यादा सेक्रेटिव रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिग्निफाइड रहता है। ये किसी को ना इंजरी करेगी और ना चाहेगी कि वो सामने वाला मुझे इंजर करे, ठीक है। नेट्रोम्यूर का मैं बहुत सारे केसेस मेरे पास, खास करके मुझे लगता है कि अभी तक मेरे पास 25 से 30 केसेस है नेट्रोम्यूर के, सॉल्व केसेस। नेट्रोम्यूर मैं मेरे क्लिनिक में बहुत ज्यादा मैं नेट्रोम्यूर देता हूँ। नेट्रोम्यूर, इग्नेशिया, ये सब रेमेडी बहुत आता है। तो नेट्रोम्यूर का जब ये अगर आपने देख लिया ना, उसका जो पर्सनैलिटी होता है ना, उसका जो हाव भाव होता है ना, वो आपको कई नेट्रोम्यूर को मैंने ऐसे पकड़ा है कि उसकी आंखें जो रहती है ना, आंसू तो आएगा लेकिन आंसू गिरने नहीं देगी, उसका वीपिंग कंट्रोल रहता है। मैंने कई केस पकड़े, कई डॉक्टर हमारे फ्रेंड है, उनके अनसॉल्व्ड केसेस में मैंने पकड़े हैं नेट्रोम्यूर। वीपिंग कंट्रोल, उसकी आंखों में ये चीज दिखता है, वीपिंग कंट्रोल। वीपिंग उसका मतलब वो ऐसी रेमेडी है ना कि अपनी डिग्निटी को किसी भी कीमत से छोड़ती नहीं, और ये उसका इशू हो जाता है, ये उसका दिक्कत हो जाता है, ये उसका दुख हो जाता है। बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी नेट्रोम्यूर रहता है। अच्छा, कई केसेस में हमने ऐसा भी देखा है नेट्रोम्यूर बहुत ज्यादा लॉयल भी है, बहुत ज्यादा लॉयल है, लॉयल इन रिलेशनशिप में रहती है। अगर प्यार किया है तो वो प्यार में अपनी जो लॉयल्टी रहती है वो बिल्कुल निभाती है, ठीक है। और कई केसेस में ऐसे देखा कि जहां पर वो प्यार के बाद जब धोखा मिलता है ना, और वो जो गम होता है ना, उस गम में भी वो मजे लेती है, मैसोचिज्म में होता है। नेट्रोम्यूर एक ऐसी रेमेडी है जहां पर हमने एक गॉल ब्लैडर स्टोन का केस देखा था, मैं वो केस भी बता देता हूँ, शायद आप सबको ज्यादा हेल्प रहेगा। तो नेट्रोम्यूर एक ऐसी रेमेडी है ना जो नाइट्रिक एसिड के साथ चलती है। इसके अंदर हेट्रेड है, हेट्रेड एंड रिवेंज। हेट्रेड ऑफ पर्सन ऑफेंडेड होम बिकम अनमूव्ड बाय एपोलॉजीज, जिसमें नाइट्रिक एसिड और नेट्रोम्यूर भी है, ठीक है। तो नेट्रोम्यूर के अंदर एक गॉल ब्लैडर स्टोन का मेरा पेशेंट था, उसका 10 mm का गॉल ब्लैडर स्टोन था और मल्टीपल था। और वो लेडी क्या थी कि उसका जो मदर इन लॉ थी ना, उसका मदर इन लॉ से लफड़ा था, और वो 3 साल से घर छोड़ करके और सिटी में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मदर इन लॉ जो उनका जो बिहेवियर था ना, वो बड़ा रूड था। वो अगर कुछ बोल देती थी, या होता क्या है ना, गांव में पहले के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा गांव में मतलब थोड़ा क्या है ना, उनकी सास जो है थोड़ा उनको बोली हुई है, उनकी सास उनके साथ जैसा बिहेव की है, उसने तो वैसा ही सीखा है ना, तो फिर वो अपनी बहू के साथ वैसा करती है। तो उनकी बहू अगर इस तरह की पर्सनैलिटी वाली है, सेंसिटिव, तो वो तो बियर नहीं करेगी ना। तो उनका ये जो लैंग्वेज रहता था ना, उनको वो चीज एब्यूजिव लगता था, अपमान लगता था, और ये चीजें जो है इतना उसको मन को हर्ट करता था कि वो वहां से छोड़ करके सिटी में रहती थी, ठीक है। और उसने क्या बोला ना कि उन्होंने मुझे दिल को इतना हर्ट किया है ना कि दोबारा कुछ भी हो जाए, भले ऊपर से मैं बात कर लूं, लेकिन दिल से उनको फिर से मैं मदर इन लॉ मानूंगी, दिल से उनको सास मानूंगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता।
ठीक है, सारी गुस्सा को मन पे रखने वाली, और गुस्सा तो मन पे रखती है, और साथ में ये जो रेमेडी है, ये मतलब आपको बताएगी नहीं कि आपसे हम नाराज हैं, लेकिन आपसे कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसका इशू जो रहता है ना, वो ट्रस्ट का इशू रहता है। अगर इसकी डिग्निटी आपने तोड़ी, इसकी गरिमा को चोट लगाया ना, और इसने अगर एक बार दिल से आपको निकाल दिया ना, तो दोबारा वो दिल में फिर जगह नहीं बनता इसका। ठीक है, तो ये इसको जब मैंने नेट्राम्यूर दिया ना, नेट्राम्यूर 30 का डोज दिया था, और 30 डोज कंप्लीटली इसको दिया था, 1 वीक दिया था। उसके बाद इसको 200 दिया, 1 m दिया। इसके गॉलब्लैडर का जो पेन था ना, वो पेन कंप्लीटली चला गया। और इसने इसे कौन म्यूट कर लो भाई, कौन है? सुजाता, डॉक्टर सुजाता, म्यूट कर लो। कहाँ है भाई? चलो, तो ये चीज मैं बता रहा था कि उसका जो गॉलब्लैडर स्टोन था ना, वो घट करके 5 mm पे आ गया। ये 2.5 महीना का रिपोर्ट हुआ था उसका, तो उसको काफी बेनिफिट हुआ गॉलब्लैडर स्टोन में। तो एक वो केस था। ठीक है, नेट्राम्यूर का इशू जो रहता है ना, ट्रस्ट का इशू रहता है। अगर इसका ट्रस्ट किसी ने एक बार तोड़ दिया, तो दोबारा फिर उसके साथ नहीं जमेगा इसका। दोबारा इसके साथ किसी के साथ, उसके साथ फिर कभी दोस्ती नहीं करेगा, कभी विश्वास नहीं करेगा उस पर, इसका विश्वास तोड़ने के बाद। ठीक है, तो मैंने और भी इस तरह के केसेस मैंने क्रैक किए जहां पर विश्वास का इशू था, ट्रस्ट का इशू था। इसका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर आप बेस्ट फ्रेंड हो ना, अगर इसका बेस्ट फ्रेंड है, अगर इसका बेस्ट फ्रेंड ने अगर इसका ट्रस्ट तोड़ दिया, इसकी बातें बाहर बता दी, तो फिर तो उससे जिंदगी भर खटास तो मन पे बनी रहती है। उससे बोलेगी नहीं, लड़ाई नहीं करेगी जाके, क्योंकि हार्मनी में है, हार्मनी में है नेट्राम्यूर, क्वारलिंग एवर्जन में है, लड़ाई नहीं करेगी। इसको फालतू का झंझट नहीं चाहिए, एवर्जन टू फर्स्ट में होता है, फालतू का झंझट नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये सीधा कट ऑफ हो जाएगी, और कट ऑफ होकर के कंप्लीटली बातचीत बंद। मतलब मिलेगी सामने, ऊपर मन से बात कर लेगी, लेकिन दिल में वो जगह फिर से नहीं आने देगी। ये होता है नेट्राम्यूर। ठीक है, तो नेट्राम्यूर अपनी जो इसके अंदर रूब्रिक भी बहुत है ना, इंडिग्नेशन है, मॉर्टिफिकेशन है, ऑनर वुंडेड है। मतलब अपने आप को सोचो ना कितना ऊपर उठा के रखता है ये। तो जो अपने आप को ऊपर उठा के रखा है ना, हाउटी में है ये। ठीक है, नेट्राम्यूर ईगोटिज्म में नहीं है, लेकिन ईगोटिज्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेट्राम्यूर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक रहती है, इसलिए ये हाउटी में है, लेकिन ये हमारे रूब्रिक में नहीं मिलता। लेकिन ये बहुत ईगो रहता है इसका। ये अगर इसका दोस्त से अगर उठेगी ना, तो दोस्त जब तक इसको आकर के बात नहीं करेगा ना, तब तक ये बात नहीं करने जाएगी उससे। मतलब अगर ये झुकेगी नहीं, सामने वाला आके बात किया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर ठीक है भाई, हम ठीक है तो अपना जाओ, ऐसा रहता है। तो नेट्राम्यूर की जो सेंसिटिविटी रहती है ना, उसको समझो कि वो कितना सेंसिटिव है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हर चीज के प्रति। मतलब उसके सामने जो है ना, जितना आप इज्जत से रहोगे उतना ही बढ़िया है। कई केसेस में हमने क्या देखा नेट्राम्यूर का, कि नेट्राम्यूर के जैसे, अरे जब केसेस आते हैं ना, तो बहुत केसेस माइंड में आते हैं। अभी मेरे पास कई केसेस सॉल्व हुए हैं, चलो मैं नेक्स्ट प्रेजेंट करूंगा। नेट्राम्यूर के बहुत सारे सॉल्व केसेस हैं। चलो, तो मैं अब
बीच अपने बीच में प्रेजेंट करना भाई उसको। गुरुजी डॉक्टर मनोज सर से चाहूंगा कि वो बताए, क्योंकि ये जो रूब्रिक है ना, डिस्पेयर मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट, मैंने ये रूब्रिक सर से ही सीखा था और उनके बहुत सारे केसेस हैं। सर आप इस रूब्रिक को सिखाइए आज फिर से। मनोज सर। हाँ हेलो। जी सर हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया हो सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा केसेस है तुम्हारे, एकदम टू द पॉइंट। आज मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी रहा हूँ तो पार्टिसिपेट नहीं कोई कर बात पाया। नहीं सर, थोड़ा सा आप ये रूब्रिक समझाइए, क्योंकि ये रूब्रिक मैं आपसे सीखा था सर, और स्पेशल आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद आपसे कि पिछले 5 सालों से आपसे सीख रहा हूँ और काफी चीजें सीखी आपसे। चलो क्या रूब्रिक है? रूब्रिक बताओ, मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे एक। ओके। डिस्पेयर मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट, जैसे अभी डॉक्टर मीरा बहन थी ना, डॉक्टर मीरा बहन ने इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस किया, और डॉक्टर संगीता बहन ने। तो डॉक्टर मीरा बहन आप आकर के इसको दोबारा सबको फील दो कि ये रूब्रिक कैसे आपको महसूस हुआ, क्योंकि ये रूब्रिक जो है ना आप अपने क्लिनिक में हमेशा यूज करोगे, है ना। इसमें 4 ही रेमेडी है, कार्सिनोसिन है, रूटा है, नेट्राम्यूर है और सीपिया है। सीपिया के भी बहुत सारे केसेस मेरे निकले हैं इस रूब्रिक से, और रूटा के भी निकले हैं, कार्सिनोसिन से भी निकले हैं। ये रूब्रिक बहुत मस्त रूब्रिक है। डॉक्टर मीरा। जी सर। सर ये केस में मतलब मुझे वैसे ही तो फील हुआ कि वो डिस्पेयर में है बोल के, कि जैसे उसको रेसिप्रोकेट, मतलब वो हमका, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो एंजाइटी, जैसे आप अभी बताए कि उनका एंजाइटी जो है मनी मैटर में नहीं था, फ्यूचर अबाउट वो ऐसे ही सोच रही थी कि जैसे कि माँ होती है ना कि वो सबके बारे में सोचती है कि वो उनको क्या था कि वो ठीक से घर ये करके जाएंगे, मतलब उनको वो घर में सबको एक जैसे ये करके लेना है उनको, लेकिन उनको उसी हिसाब से वो फैमिली में, मतलब बिफोर मैरिज भी वो उनको वैसे लग रहा था कि अच्छा, लेकिन वैसे उनको तो रिपीटेडली वैसे ही हुआ कि लाइफ जैसा है कि स्ट्रगलफुल हो गया, हार्डशिप में गुजरा था। लेकिन बाद में भी उनको वैसे, मतलब वो जैसे चाह रही थी वैसे रेसिप्रोकेट उनको नहीं मिली, तो इसीलिए वो जो डेस्पेयर का जो फीलिंग है ना, तो इसीलिए जो उनका जो कंडीशन था, जो जो उनका एग्जिस्टेंस जैसे मिजरेबल जैसे वैसे फील हो रहा था कि वो बहुत डेस्पेयर में है, और उसके साथ वो एक मिजरेबल कंडीशन में है, जो हमको वो मतलब वो बता रही थी ऐसे बार बार, वो जैसे बता रही थी ना, तो वो बहुत दुखी भी थी और वैसे वो मिजरेबल थी, वो उनका जो हार्डशिप था लाइफ का, मुझे वैसे लगा, तो इसीलिए मैं थैंक यू। डॉक्टर संगीता बहन, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ तो इस रूब्रिक पे। हेलो भाई। हाँ, रूब्रिक सेंटेंस ये में जो बोला था, आपने मतलब ये क्या रूब्रिक जो लाइफ समझा है ना। मेरी। हाँ हाँ, उसने बहुत अच्छे से बोला था कि क्या लाइफ है ये मेरी, मतलब ना तबीयत ठीक है, ना हस्बैंड की तबीयत ठीक है, ना पैसे की कंडीशन ठीक है, ना बिजनेस ठीक से चल रहा है, ना पेरेंट्स के घर कुछ ठीक चल रहा है, मतलब पूरी तरह से मतलब ऐसे जिंदगी क्या जीना है। अ, मेरी तबीयत इतनी 15 साल से इतनी खराब है, कुछ आराम नहीं आ रहा इतना ट्रीटमेंट के बावजूद। हस्बैंड को 1 साल में शादी के इमीडिएटली इतना सारा हेड का कुछ ट्यूमर हो गया, तो पूरी डिसअपॉइंटमेंट में हो गई हूँ। और अभी बच्चों के एजुकेशन, शादी, ये सब, तो ये ऐसी जिंदगी, मतलब ये इतनी मिजरेबल जिंदगी जीने से फायदा क्या, उससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सो वो मतलब उसने खुद ये पूरा अपने मुंह से रूब्रिक बोला है कि डिस्पेयर अबाउट हाँ, मिजरेबल एग्जिस्ट। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाते वो ठीक था, कि वो ठीक रहता। राइट, ठीक इसलिए है। लगा था। हाँ, तो सबको सबको मैं यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा था कि
कि देखो अगर आप सब भी मेहनत करोगे ना, आप सब भी देखो, अभी क्या है ना, अगर ये लेडी को सिंगलेमम नहीं मिलता ना, तो सच में मुझे लगता है इसकी कंडीशन जो है ना और दयनीय हो जाती, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इसमें पैथोलॉजी और डीप होते जाता है। तो देखो होम्योपैथी ने कितना ब्यूटीफुल उसको रिकवर कराया है। आप सोच नहीं सकते कि आज उसके लाइफ में खुशियां हैं, आज उसके लाइफ में देखो तब से इसको अभी तक कोई दिक्कत भी नहीं आई है, कोई कंप्लेन नहीं है, अभी भी वो मेरे से बात होता है और उन्होंने हमेशा मुझे लगातार पेशेंट भेजे हैं, कई उन्होंने इनफर्टिलिटी के केसेस भेजे हैं मेरे पास, बहुत केसेस भेजे हैं उन्होंने मुझे, अभी भी बात होता है उससे, बहुत खुश हैं। और जब भी मैं एक बार भी अगर उधर से गुजर जाता हूँ ना, तो बहुत वो रिस्पेक्ट भी करते हैं मुझे। ये सब मुझे होम्योपैथी से मिला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या को रुब्रिक आप बोल रहे थे? डिस्पेयर, मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट। अच्छा, डिस्पेयर, मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट हिज सीपिया और नेट्रम साइड्स में, है ना? नहीं सर, 4 रेमेडी है, कार्सिनोसिन, रूफा, सीपिया, नेट्रम। अच्छा, कार्सिनोसिन होगी, जब कैंसर होता है वो ऐसे डिस्पेयर में चला जाता है। ठीक है, रूटा भी है ना उसमें? जी हाँ, रूटा में स्टिफनेस इतनी आ जाती है कि मिजरेबल कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये तो इजी है, इसमें क्या समझाना है बताओ? तुमने तो एकदम अच्छी तरह से घोल के पी लिया था इसको। ये तुम्हारी खासियत है। मिजरेबल सर क्या होता चारों रेमेडी का बता दीजिए। ये तो सबसे बढ़िया ये बताएगा, रंजीत मुझसे बहुत बढ़िया जानता है अभी। नहीं सर, ऐसा मिजरेबल, हाँ नहीं मिजरेबल। है। अच्छा, लोगों ने मिजरेबल को समझा, व्हाट इज मिजरेबल, क्योंकि जब तक मिजरेबल को नहीं समझेंगे ना, तो इस रुब्रिक तक नहीं पहुंच पाएंगे। कई बार हम लोग पुअर देख लिया, उसको मिजरेबल मान के हम चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी, तो मिजरेबल क्या होता है ना, उसको समझना पड़ेगा। कोई बताएगा व्हाट इज मिजरेबल, कैसी सिचुएशन में हम इसको ले चलो सकते भाई हैं? आप सब बताओ। मिजरेबल मीन्स दयनीय स्थिति। हाँ, दयनीय मतलब किस तरह की सिचुएशन आएगी? सर जिसपे तो दया आपने है शब्दार्थ सर निकाल अपने दिया को ना? ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, माने बहुत ही सर इतनी खराब पोजीशन दया है है सर। कि कोई भी देख के उसको सिंपैथिक दिखाएगा। अरे यार, कितनी कितनी बुरी पोजीशन है, ओह, है ना? उसके मुख से निकल जाएगा ना, दूसरे के मुख से आपके भी लग जाएगा ना कि यार क्या पेशेंट, इसके आज फीस ही नहीं लेते, आज इसको तो फीस छोड़ दो यार, इससे फीस क्या लेना। यदि आप थोड़ी सी भी आप में सिंपैथी, आप मानवीय हृदय रखते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा फील आएगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ हाँ। अच्छा, और कोई, और इसको और कोई एक्सप्लेन करेगा बहुत बढ़िया से, कोई एक्सप्लेन कर सके? सर पैथेटिक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अरे आशीष भाई रुक जाओ, अभी सर ने मिजरेबल पूछा है ना, पहले मिजरेबल बताओ, अभी पैथेटिक अलग, रुब्रिक अलग है, उसके अलग से जाएंगे। भाई अपना म्यूट कर लो, कौन है? ठीक है, पैथेटिक भी बहुत अच्छा पूछा उन्होंने कि पैथेटिक बहुत क्लोज से गुजरती है। सर क्लोज नहीं सर, नेट्रोम्यूरस में प्रेजेंट है मनुष्य। पैथेटिक भी जो है ना, पैथेटिक और मिजरेबल, नेट्रम में तो प्रेजेंट है, लेकिन बाकी मेडिसिन अलग है ना बस। हाँ सर, अभी क्या है ना, ये जो पैथेटिक का जो नेट्रोम्यूर का जो पैथेटिक स्टेट होती है ना, पैथेटिक, रेचेड,
है ना, उसका स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होती है सर। ये रेमेडी पैथेटिक में और भी कंडीशन खराब होती है। हाँ, ये जो कंडीशन, ये जो नेट्रम्योर होता है ना, वो एक नमक है। नमक जब गीला हो जाता है ना, किसी ने म्यूट कर दिया है, प्लीज आप म्यूट कर लें अपने आप को। तो ये जो रेमेडी है ना, नेट्रम्योर, जो ये जो नमक होती है, जब वो घुल जाता है ना, तो उसका स्थिति जो रहता है ना, इतना मतलब रेचेड रहता है, मतलब आपको देखने में भी बेकार लगेगा वो, है ना। तो ये जो कंडीशन होती है ना, तो उसमें क्या रहता है कि उसको लगता है यार हमारी ऐसी दयनीय कंडीशन, हमारी ऐसी कंडीशन, है ना, इसीलिए उसको डर रहा है यार, ऐसी कंडीशन में लोग तो मेरे पे तरस खाएंगे, फियर पिटीड ऑफ बीइंग, मेरे पे दया करेंगे, ये अपने को नहीं चाहता। इसलिए वो क्या करता है ना, वो पैथेटिक कंडीशन को एफेक्टेशन से छुपा लेता है, कवर कर लेता है, कोई उसको जान भी नहीं सकेगा। मतलब वो अपने ऊपर ऐसा नेगेटिव इन्वायरमेंट खड़ा करता है, ऐसा फसाड खड़ा करता है कि उस फसाड के अंदर कोई आ भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता कि इसके अंदर कितना सारा दुख है, कितना ज्यादा ग्रीफ है ना, कितना इसके अंदर कितना ज्यादा मतलब तकलीफें है, समझ ही नहीं पाएगा, इतना इसका अफेक्टेशन मजबूत रहता है, इसका अफेक्टेशन जल्दी टूटता भी नहीं। और तोड़ दिया ना जबरदस्ती, तो फिर आपसे वो दोबारा मेडिसिन भी नहीं लेती, साइड हो जाएगी आपसे, दोबारा आएगी ही नहीं। इतना वो उसका ये स्टेट रहता है। जब तक आप उसका कंफर्ट नहीं बनते ना, तब तक आप उसको इतना डीप लेवल में छेड़ना भी मत, नहीं तो वो मेडिसिन भी नहीं लेगी। मेरा शुरू में 2 केसेस ऐसे छूट गए थे। तो ये जो स्टेट रहता है ना पैथेटिक, अभी जैसे रेचेड, पैथेटिक, मतलब एक मतलब दयनीय कंडीशन फील होगी, एक ऐसा कंडीशन कि 10 क्या जिंदगी है यार, है ना, ऐसी कंडीशन होती है पैथेटिक में। रेचेड और पैथेटिक कंडीशन में हमने ऐसा समझा था कि रेचेड में व्यक्ति को खुद पे तरस आता है, खुद पे उसको मतलब घिरना आता है ना, खुद पे मतलब उसको बहुत ज्यादा खुद को लेके बुरा फील होता है। लेकिन पैथेटिक में सामने वाला ऐसा महसूस करता है कि इसकी दशा, सामने वाला उसको जैसे बोलते हैं यार बहुत खराब बल्लेबाजी किया, कि एकदम पैथेटिक बल्लेबाजी, मतलब एकदम दयनीय, एकदम बिल्कुल बेकार। तो ऐसी कंडीशन रहती है। तो मैंने इस तरह समझा है। तो नेट्रम्योर का ओवरऑल जो केस होता है ना, कोई भी केस हम लोग लेते हैं ना, तो एक सेंटेंस में उसको पूरा हम रेमेडी नहीं देते हैं, ओवरऑल केस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके सारे पॉइंट को कंसिडर करते हैं, और उस सारे पॉइंट में जो मेन मॉर्बिड पॉइंट रहता है उसको लेकर के हम लोग एनालिसिस एवोल्यूशन करके रेमेडी देते हैं। ये हमने समझा है। मनोज सर, बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। डाली थोड़ा सा साउंड कम करो ना। हाँ सर आज वीडियो ऑन नहीं कर रहे अपना आप? वीडियो ऑन करने को कर देंगे, चलो ऑन कर दिया। आपका दर्शन हो जाता है ना। अच्छा, चलो ज्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, पैथेटिक में ना, पैथेटिक में कंडीशन शायद और भी ज्यादा खराब होती है। जैसे बोलते हैं ना हॉरिबल पैथेटिक कंडीशन हो गया है, कभी कभी बहुत ज्यादा मेसअप हो जाता है, तो जिसकी जिंदगी ही मेसअप हो गई है, बहुत ज्यादा वो कंडीशन पैथेटिक है। कि बहुत ही बुरी दशा, जिसे बुरी दशा बोलते हैं, दयनीय और बुरा, बहुत ही बुरा दशा में जो फर्क आता है ना, पैथेटिक और क्या था वो, डिस्पेयर, मिजरेबल, तो दोनों पास पास जाते हैं, बहुत कुछ ग्रेड का फर्क है। तो जो भी हो,
तो मिजरेबल एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट कर रहा है वो, लेकिन एग्जिस्टेंस कैसा है, बहुत ही खराब पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है ना। बदन पे कपड़े नहीं है, खाने को दाना नहीं है, जॉब खत्म हो गया है, घर में माँ बीमार है, उसकी दवाई करनी है ना, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, और सब कुछ कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो समझो वो क्या कंडीशन है ना। इधर बीमारी ने परेशान कर रखा है, तो एवरीथिंग इज वेरी मिजरेबल कंडीशन, बहुत ही खराब पोजीशन है, जिसको देख के बोला यार क्या फंस गया ये। जैसे अभी कोई एक कंडीशन हुआ था, मेरे पास एक केस आया था, तो उसके जो है बच्चा जो है, उसमें जो बताया ना कि मैंने मेल से निकल गया, वो कोरोना पीरियड के बाद लॉकडाउन हो गया, उसकी 3 बसेस और 6-7 गाड़ियां चलती थी। अब उसने एक एक करके सब बेचने के बाद कंडीशन ऐसी आ गई कि उसको 13,000 की नौकरी में काम करना पड़ा। उसके पहले उसकी घटना क्या, उसका एक बेटा जो था इंजीनियर बन गया था, पास करके उसकी जॉब लग गई थी। जॉब लगने के बाद वो मालदा गए थे, मालदा गया अपना जस्ट ज्वाइन करने के पहले, दूसरे दिन ज्वाइन करना था, बोले मालदा में दोस्तों का फुर्ती वर्ती करेंगे, और नदी में डूब गया और मर गया। वो एक धक्का। उस धक्के के बाद कोरोना में जो है उसकी एक बेटी बची थी, तो उसकी भी पढ़ाई वढ़ाई किसी तरह से कर रहा था, उसमें 13,000 की नौकरी पे आ गया। तो कंडीशन वाज सो मतलब मिजरेबल कंडीशन है कि मुझे लगा यार इससे क्या फीस लूं मैं, तो मैंने उससे पैसे नहीं लिए, लेकिन तू दवाई कर। तो दैट इज द मिजरेबल एग्जिस्टेंस। उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, एक और मैंने जहां वही मुझे बोला डॉक्टर साहब, कंडीशन तो आप समझ ही सकते हैं, जहां मेरा 50,000 का खर्चा था हर मंथ का, वहां मैं 13,000 की नौकरी कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं मेरी क्या स्थिति है। दिस वाज द वर्डिंग। ये मिजरेबल है सर, ये सॉरी, ये सर मिजरेबल बोलता हूँ, ये पैथेटिक है। दिस इज पैथेटिक। एक और बेटा चला गया, एक और कंडीशन खराब हो गई, नौकरी चली गया। वो पेशेंट जो है मैंने बहुत ही बुरी पोजीशन में था, तो उसको शायद मैंने क्या दिया था, एक मिनट, और इसके बाद भी उसकी स्माइल चेहरे पर थी। सबसे बड़ी बात थी उसकी स्माइल देख के कोई समझ नहीं सकता था कि ये इतना कंडीशन इसकी बुरी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली उसको मैंने सीपीआर दिया था, मोस्ट प्रोबेबली सीपीआर दिया था, जहां तक मुझे याद आता है कि नेक्टेमिर मैंने शायद इसलिए नहीं लिया था कि वो इतनी तरह से ओपन झट से नहीं होता है। सर जी, हाँ, मैं आपका एक केस बताऊं? हाँ बताओ, तुम्हें सारा याद रहता, मैं भूल जाता हूँ। आपका एक केस था, एक लड़का था जिसको चेहरे पे जो है ना वो स्किन इरप्शन हुए थे, पूरे चेहरे पे स्किन इरप्शन हुए थे। और वो लड़का का क्या था, उसके पापा जो थे कैंसर से थे, है ना, उसका भाई जो था सब मेंटल रिटार्डेड था, ठीक है। और ये लड़का कैरियर में सेट नहीं था, ठीक है। मतलब ये जो इसका घर चलाना था, मतलब और देखिए इसका लाइफ में जो है ना, एक समस्या आता था तो दूसरा फिर चला आता था, एक समस्या जाता था दूसरा आ जाता था। मतलब इसका लाइफ का वो एक कंडीशन था कि वो निकल ही नहीं पा रहा था उस कंडीशन से, ठीक है। तो वहां भी ये जो है काफी मतलब एक डिस्पेयर वाली कंडीशन आ गई थी कि यार क्या मतलब ना कैरियर से है, हाँ। और उसके बाद घर में भी दिक्कतें हैं। एक पापा अलग कैंसर से परेशान है, भाई जो है तो अलग बीमार है, पैसे कैरियर भी सेट नहीं है, पैसे का भी दिक्कत है। उसके बाद भी एक चीज आता है परेशानी, और एक जाता है तो एक दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जाता है। क्या कंडीशन है? दिस इज हाँ, उससे निकल ही नहीं पा रहा है वो, ये कंडीशन होती है। हाँ, तो ये जो आपने इसमें डिल्यूजन
नेट वाला भी रूब्रिक लिया था नेट नेत्रम का। एज इफ इन द नेट, हाँ वो जाल में फंस गया है ना। यस दैट वाज द, उसमें मेन रूब्रिक उसमें वही आएगा कि वो जो जंजाल है ना, इस जंजाल में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है, उलझता जा रहा है। तो नेट में क्या होता है ना, जब नेट में किसी भी जगह फेंक देते हैं किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए, तो वो जितना उससे निकलने के लिए कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है, उतना ही फंसता चला जाता है। तो ये सारी कोशिश कर रहा है लेकिन एक के बाद एक झमेले में फंसता चला जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा। उसकी ये सिचुएशन थी। बहुत बढ़िया, तुम्हारे सब याद रहते, तुम अच्छे से पढ़ते हो। चलो मुझे लगता है कि नेत्रम और आप लोगों का काफी क्लियर हुआ होगा, और आप सबको मैं ऐसे ही एक एक करके आप लोगों को देता रहूंगा। जो हमने सीखा है वो जरूर आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा रंजीत, डेंजर नेट एज में एक और मेडिसिन है साइप्रा, इसके बारे में जानते हो? साइप्रा? हाँ साइप्रा एग्लिसिना ना? हाँ जी सर, इसका बहुत सारा शेड है, तो मैं बताऊंगा इसको। इसका लेकिन अलग से रहने दीजिए सर। ये बहुत ज्यादा लवसिक, बहुत ज्यादा लवसिक और लव एग्जॉर्टेड लव वाली रेमेडी है ये। हाँ साइप्रा। ये ठीक नेट्रेमिर का उल्टा है ना। नेट्रेमिर को कंसोलेशन नहीं चाहिए, इसको सिंपैथी नहीं चाहिए, और इसको बहुत ज्यादा केयरसिंग चाहिए। ये दोनों में एक बिग डिफरेंस आएगा। क्योंकि साइप्रा एक ऐसी रेमेडी है, आपको अगर कोर बताओ तो साइप्रा एक ऐसी रेमेडी है जो बार्गेनिंग में है, ठीक है। साइप्रा एक डिपेंडेंट रेमेडी है, डिपेंडेंट मर्सी ऑफ अदर्स रहता है इसका, ठीक है। तो होता क्या है ना, साइप्रा में क्या होता है कि ये जो रेमेडी है ना, ये अपने पार्टनर जो रहेगा या जो बंदा रहेगा ना, उसके ऊपर, जिसके ऊपर डिपेंड रहेगा ना, उसको बार्गेनिंग करके उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, मतलब जो उसका मतलब क्या कह सकते हो, जो डिपेंडेंट रहता है ना, डिपेंडेंट मर्सी ऑफ अदर्स, मतलब वो हेल्पलेस रहता है एक तरह का। मतलब जो उसको नर्चर कर सकता है, जो उसको केयर कर सकता है, ठीक है, उसी को बार्गेनिंग करके और उस पर डिपेंडेंट रहने का काम करता है ये साइप्रा, ठीक है। इसीलिए वो लव सिक, लव एक्सॉल्टेड लव, एलिमेंट फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, ये सब स्टेज में जाता है साइप्रा। साइप्रा एक चीज जान लो कि ये जो भी इसका हस्बैंड होगा या जो भी इसका लवर होगा ना, उसके ऊपर पल्साटिला की तरह चिपक करके जो है ना, उससे चूसने का काम करता है। एनिमल रेमेडी है ये साइप्रा। यस यस। इसका नेट क्या है फिर, ये किस तरह का नेट में फंस जाता है? सर ये तो अभी तक मैं नहीं पढ़ा था, और फर्स्ट टाइम आपसे मैं सुना कि साइप्रा इसमें है। कोरिलेट करूंगा तो फिर बताऊंगा। हाँ, इसको थोड़ा देखिए, बहुत दोनों रेमेडी है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह के इमेज लेके चलते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है, इसको फाइनेंशियल इनएबिलिटी होती है ना, इसके पास भी रुपया पैसा कुछ नहीं होता, मैनेज नहीं कर पाता है। तो बहुत जगह हमें नेट्रेमिर का फील आएगा इसमें कि इसके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। साइप्रा की कंडीशन नेट्रेमिर के कहीं भी समीप नहीं चलेगी। हाँ, वहां से हमें डिफरेंस करना पड़ेगा कि ये कैसे तो इसके पास भी क्या है ना नेट्रेमिर अपनी रेचेडनेस को दिखाना नहीं चाहता, वो छुपाना चाहता है, ये दिखाता है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। ये बताएगा कि हाँ, उसकी कंडीशन देकर कि सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल इन सपोर्ट है, वो दूसरे को पूरी तरह से डिपेंडेंट है। लेकिन एक बात और है कि ये साइप्रा जो हाइडिंग हिमसेल्फ में भी है। साइप्रा डिलीजन अलोन इन द वर्ल्ड है। साइप्रा जो है ना, डिलीजन अलोन इन द वर्ल्ड है। हाँ ठीक है, ठीक है। साइप्रा और सेकेंड फीलिंग में होता है, डिपेंडेंट होता है। इस तरह नेट्रेमिर नहीं होता, इस तरह नेट्रेमिर बिल्कुल अलग है, उल्टा जाता है। हाँ, तो दोनों बिल्कुल अलग जाते हैं उस हिसाब से। एक रूब्रिक से हम पूरा रेमेडी को वो नहीं जाता ना, वो तो पूरा हमें केस को पढ़ना पड़ेगा। नहीं, दोनों का थोड़ा सा एक बार थोड़ा डिफरेंस रहेगा, तो सबको ये रहेगा ना कि कभी भी थोड़ा अलग जाएगा इस रूब्रिक में, यदि फंसता है तो वहां से वो निकल जाएंगे कि हाँ, ये मेडिसिन कैसे अलग होती है। थोड़ा सा डिफरेंस ही हो जाएगा, क्योंकि
ये अलोन है, अलोन बिन कास्ट अवे बिंग है, उसको ऐसा लगता है जाति से बाहर कर दिया गया है, लोग उसकी जी पूछ जी भी नहीं करते। ये है ना, कोई हाँ जाता है तो उसके बस उसको लोग ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे कि वो कोई अछूत हो। तो ये वाली फीलिंग इसमें बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से साइप्रा की भी बहुत अच्छी थी, मैंने एक दिन साइप्रा पढ़ाना। तुम्हारे ओके साथ केस है साइप्रा के, जहां तक मुझे याद है। हाँ सर, है ना, है ना, है ना। हाँ मुझे याद है साइप्रा के केस है तुम्हारे पास। तो नेक्स्ट साइप्रा लो। सर अभी रेमेडी नहीं हो रही है, तो अगला बार सब रेमेडी कर देंगे। नहीं, बहुत अच्छा। पूछू? जी हाँ पूछिए। अभी डिलीजन एज ए पिन बोला, तो डिलीजन ट्रैप्ड और उसमें कैसे फर्क करेंगे? ट्रैप्ड में भी यही फीलिंग आता है ना, मतलब फंसा है, कोशिश कर रहा है, आता है। ट्रैप में क्या होता है ना मैम, नेट में क्या होता है कि नेट ऐसा है कि एक बार फंसे आप, यदि आप हेल्डोल नहीं कर रहे हो ना तो आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप जितना उसमें हाथ पांव मारते हो ना ट्रैप में और दलदल में फंसना, तो ट्रैप में एक बार यदि ट्रैप में फंस गए तो आप उससे छुड़ा नहीं पाओगे, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और नेट में क्या है कि उलझन बढ़ जाती है, पहले एक थोड़ा सा कुछ फंसा था, बाद में और भी ज्यादा फंस जाता है, और भी ज्यादा फंस जाता है। तो जितना ज्यादा वो निकलने की कोशिश करता है नेट में, वो उलझने बढ़ाता है। नेट क्या है कि ऐसे जंजाल है। डॉली सर थैंक यू। तो जैसे अभी केस बताया ना कि जैसे एक उलझन गई नहीं दूसरी आ जाती है, उधर बाप बीमार है, इधर दवाई खानी है, उधर स्कूल का फीस देना है, उधर चल नहीं पा रहा है लेकिन काम पे जाना है, काम पे नहीं जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, कई तरह के झंझट आ गए हैं। तो ये जो जंजाल है ना, ये है नेट। और ट्रैप में एक तरह का ऐसा डिवाइस है जिसमें जैसे पाँव फंस गया, ट्रैप में आ गया। एक नंबर इस तरह के ट्रैप होते हैं, जैसे रैट के लिए ट्रैप बनाए जाते हैं, उसमें लालच दिया जाता है आपको। तो लालच देते देते जैसे जैसे ही आप जाते हो, अचानक एक गड्ढा सा है, ऊपर में लगता है कि जमीन है, आप उसमें जाके गिर जाते हो। दिस इज ट्रैप। या फिर किसी को बुलाया जाता है, जैसे जो पहले जो होती थी ना लड़ाइयाँ होती थी, तो शिवाजी ने चालू किया था, जो छापा मार युद्ध जो चालू किया था, तो क्या करते हुए ऐसी जगह रहते थे जहां से सेना को गुजरना होता था, कोई क्या कहते हैं घाटी वाटी से गुजरते थे। तो ये लोग जो है उधर किसी को खड़ा कर देते थे ट्रैप के लिए कि वो आएगा और जाल में फंसेगा। तो वो भी एक तरह से दोनों की फीलिंग बहुत क्लोज है। लेकिन ट्रैप में क्या होता है कि वो एक बार फंस गया तो फंस गया, वो निकलने की कोशिश बहुत पेनफुल होती है। जाल में निकल तो सकते हैं लेकिन निकलने के बजाय वो उलझते ज्यादा चले जाते हैं। बस इतना फर्क होना चाहिए। रंजीत तुम कुछ इसको क्लियर कर सको तो बताओ। नहीं सर, आपने जो बोला ना मैंने भी वही समझा है, वही चीज है। और कई बार क्या होता है ना संगीता बहन, कि हमने ऐसा देखा है कि जैसे अभी डिवीजन नेट वाला जो रूब्रिक है इसमें 2 रेमेडी है, ठीक है, लेकिन ट्रेप वाला में 30 से ज्यादा रेमेडी है, ठीक है। तो हम क्या है ना कि जब हम एक रूब्रिक लेते हैं ना, तो रूब्रिक अभी जैसे क्या है ना कि हम उस रूब्रिक के अनुसार ये रूब्रिक डीडी आ रहा है, ट्रेप और नेट वाला रूब्रिक डीडी में आ रहा है, तो हम दोनों रूब्रिक में वो रूब्रिक ज्यादा पहले चुनेंगे जो हमें ज्यादा सटीक लगता है। जैसे अभी सर ने बताया ना ट्रेप वाला फीलिंग, तो ट्रेप फीलिंग में जैसे बहुत सारी रेमेडी है जो उसमें जैसे फैल्कोन है, ठीक है, हेलिएक्टस है, ठीक है, उसके अंदर और भी रेमेडी है जैसे सेलिक्स फ्रेजेलिस है। तो सबका ट्रेप अलग होता है, सबका ट्रेप फीलिंग अलग होता है। फैल्कोन, हेलिएक्टस ये सब क्यों फंस जाता है? क्योंकि ये सब जो है इंडिपेंडेंट उड़ने वाला रहता है, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ट्रैप हो जाता है। उड़ना तो है आसमान में, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये ट्रैप हो जाता है। सेलिक्स क्यों ट्रैप हो जाता है? क्योंकि ये बंदा एक लालच में चला जाता है, ठीक है, और ये लालच में जा करके और फंस जाता है। मनोज सर के पास सेलिक्स के बहुत सारे केसेस है, वो पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि सेलिक्स
कैसे एक सेलिक्स का जो स्टेट है ना, वो ऐसा स्टेट है कि मतलब यील्डिंग से फर्मनेस का फर्मनेस, यील्डिंग से फर्मनेस, इसका वो जर्नी है। मतलब एक जगह पर यील्डिंग था और एक जगह फर्म हो जाता है, एक जगह परटिनासिटी है तो एक जगह यील्डिंग है। ये बड़ा अच्छा रेमेडी है, इसको पढ़ना होगा। तो ये लालच में जाकर के ट्रैप हो जाता है। आज के जमाने में बहुत आते हैं सेलिक्स के केसेस जो है ना, बहुत मिलेंगे सेलिक्स पढ़ाओ आप। अरे अभी यहाँ पर सब हो हल्ला चल रहा है बॉस, अब आए हुए हैं, कल के बाद शांत हो जाएगा। अगला सेशन सेलिक्स अच्छा ठीक है, सेलिक्स करेंगे अगला सेशन। हाँ सेलिक्स ही करेंगे। सेलिक्स का मेरे पास भी 2 केस है सर। अच्छा ना, सेलिक्स बहुत कॉमन है आज के जमाने में। क्या होता है ना, जॉइंट फैमिली है, उसमें से जो थोड़ा सा बंदा सॉफ्ट कॉर्नर का होता है ना, वो फंस जाता है। तो दिस इज ए ट्रैप, जो बोलते हैं ना कि जैसे अब जानता है कि ट्रैप है, फिर भी वो फंसा रहता है, उससे निकल नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ हिज इमोशनल बॉन्डिंग। मनोज सर अभी जैसे संगीता बहन नेट वाला रूब्रिक पूछ रही थी ना, अब नेट रेवेन्यू क्यों फंसता जाता है पता है? नेट रेवेन्यू इसलिए फंसता जाता है क्योंकि डिलीजन ये जो है ना, लव विद रॉन्ग पर्सन रहता है ना, लव विद मैरिड मैन रहता है तो और उसके बाद वो फंसते चला जाता है। हाँ, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा वाली बात हो जाती है उसकी। तो फिर क्या होता है ना, वो जाल में जो जाता है ना, तो वहां फिर एक तरफ से फंसता है ना, तो आगे जाकर के और फंसता ही जाता है, मतलब निकलने का उसका जगह ही नहीं मिल पाता है। जगह नहीं मिल पाता। जितना वो जाएगा आगे उतना वो फंसेगा। चलो सर, आज के लिए इतना ही रहने दो। चलो, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उतना। नहीं सर, बहुत आपके बगैर तो सेशन अधूरा रहता है। ना, प्रवीणा ने फोन किया था, लेकिन उसमें नए केसेस के 2 केसेस थे तो रह गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। और जितने भी सीनियर से मैंने सीखा है, सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने जो सीखा है वो अंडरस्टैंडिंग आप सब तक मैंने रखने का प्रयास किया इस केस के माध्यम से। तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा ही अगर हम सब करेंगे तो होम्योपैथी में सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबको धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अब इसको वाइंड अप करता हूँ। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।